हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की। आज हम लोग देखने वाले हैं टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। तो ये टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, वर्ड टू डायमेंशन का मतलब क्या है कि दो बॉल्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टकराने के पहले वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, देन इसके बाद जैसे इनकी टक्कर होती है तो ये दोनों क्या होते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए। जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये M1 था, ये M2 था, दोनों क्या कर रहे थे, इस एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। जब ये M1 जाकर M2 से टकराया, देखिए M1 की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर है, तो जब ये इससे जाकर टकराएगा, ये इसके ऊपर क्या करेगा, नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। तो M2 जो है वो इधर मूव कर गया, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर हो गई V2, और M1 जो है आपका वो इधर मूव कर गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, V1। नाउ हमको क्या करना है, इसके बारे में एक्सप्रेशन निकालना है, हमको इसकी वेलोसिटीज फाइंड करना है और ये किस एंगल पर मूव कर रहे हैं। लेट कॉल दिस एंगल θ1। ये θ1 के ऊपर गया और ये जो एंगल है आपका θ2, तो हमको ये θ1 और θ2 हमको फाइंड करना है। तो क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले। दूसरी चीज, यहाँ पर कोलिजन किस टाइप का है आपका, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों चीज क्या होती है, आपकी कंजर्व होती है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल, ठीक है। तो यहां पर जो मोशन हो रहा है ना, वो टू डायमेंशनल मोशन है। मतलब कि एक मोमेंटम होगा आपका एक्स डायरेक्शन में, एक मोमेंटम होगा आपका वाई डायरेक्शन में। बिकॉज देखिए, टकराने के बाद जो बॉल्स मूव कर रही है उसका एक्स पोजीशन भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। मतलब इसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा आपका, दोनों डायरेक्शन में होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में बात करें हम लोग, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं। चलिए, बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम होगा, इसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, तो ये हो गया m1 u1 प्लस इसकी वेलोसिटी कितनी है u2, मास कितना है m2, तो ये हो गया आपका m2 u2। तो बिफोर कोलिजन एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम ये आया। अब वाई डायरेक्शन में मोमेंटम मुझे निकालना है बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो देखिए, बिफोर कोलिजन इस वेलोसिटी जो दिख रही है आपकी u1 एंड u2, इन दोनों का यहां पर y डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम क्या होगा, जीरो। लेकिन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट की। तो हमने इनिशियल यहां पर निकाल लिया, इनिशियली जो था एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम था वो m1 u1 प्लस m2 u2 था। ना हमको फाइनल मोमेंटम निकालना है एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ रहा है v1। तो अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा बना रहा है तो इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा आपका v1 साइन θ1 और यहाँ पर आएगा आपका v1 साइन कॉस, जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है वहां पर क्या आता है आपका कॉस, तो ये हो गया आपका क्या, कॉस θ1। सिमिलरली v2 यहाँ पर है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर क्या, v2 साइन θ2 और यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा इसका v2 कॉस θ2। नाउ अब देखिए मोमेंटम बात करते हैं, ठीक है, आफ्टर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कितनी, v1 कॉस θ1, तो मोमेंटम कितना हो गया आपका, देखो m1 v1 कॉस θ1 प्लस सेकेंड वाले का मोमेंटम क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, m2 v2 cos θ2, तो ये हो गया आपका m2 v2 cos θ2। एक इक्वेशन है, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। नाउ y डायरेक्शन के अंदर आ जाते हैं। देखिए y कंपोनेंट के अंदर, y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखिए इनिशियली जब ये दोनों मूव कर रहे थे तो ये x डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट y डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं है। और वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट अगर y डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल जो मोमेंटम था y डायरेक्शन में वो कितना था आपका, जीरो, ठीक है। नाउ फाइनल मोमेंटम क्या है, ध्यान से देखिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा। m1 की वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या आ रही, v1 साइन θ1, तो यहां पर हो गया आपका m1 v1 साइन θ1, ठीक है। m2 की जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में वो कौन सी आ रही है आपकी, v2 साइन θ2, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m2 v2 साइन θ2। बट यहां पर देखिए v1 ऊपर लग रहा है, v2 नीचे लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। और मोमेंटम क्या होता है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो लेट्स से कि ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो नीचे क्या हो गया हमारा नेगेटिव, तो यहाँ का मोमेंटम क्या हो गया आपका, m2 v2 साइन θ2। एक इक्वेशन देखिए दोस्तों यहाँ से आ गई, तो ये तो हुआ आपका बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, क्या वो भी एक्स और वाई डायरेक्शन में लगेगा क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके लिए भी क्या हम दो कंपोनेंट लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन एनर्जी जो है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी आपका जो वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है,
ठीक है। तो अगर हम इसके एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करें, तो यहां पर हमको कोई डायरेक्शन नहीं देखना है, एक सिंगल यहां पर इक्वेशन बनेगी। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो देखिए बिफोर कोलिजन एनर्जी कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाले की कितनी थी, हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। नाउ कोलिजन के बाद देखिए इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी हो गई v2, तो यहां पर कितना हो गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमको कोई दो सेपरेट कंपोनेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस। तो ये आपका एक इक्वेशन बनी। यहां से देखिए 1/2 सभी में से कॉमन आएगा, कैंसिल हो गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। नाउ ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। और कुछ लगा सकते हैं क्या यहाँ पर इक्वेशन निकालने के लिए, नहीं, क्योंकि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन बोला था तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल दिया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है v1 v2 θ1 एंड θ2, और उसको निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है 1 2 एंड 3। तो देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है और अननोन कितने हैं, 4। अननोन कितने हैं, 4। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। तो 3 इक्वेशन 4 अननोन, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेटा हमारे पास है उसके बेसिस पे हम यहां से v1 v2 θ1 θ2 की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों में से हमें किसी एक की वैल्यू पता चल जाए किसी अदर तरीके से, तो हम इन 3 इक्वेशन का यूज करके अदर 3 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ यहां पर हम लोग स्पेशल केसेस के बारे में बातचीत कर लेते हैं, स्पेशल केसेस का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पर केस लेते हैं जिसके अंदर हमने क्या बोला है कि अगर θ1 और θ2 दोनों क्या है आपके, हमको नोन है, मतलब कि θ1 अगर 0 है और θ2 कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक बॉल है ये वाली m1 और एक है आपकी m2, जब ये बॉल इससे आकर टकरा रही है, ठीक है, तो टकराने के बाद ये जो m1 वाली बॉल है ये ऐसी की ऐसी सीधी चले गई, तभी तो आपका θ1 क्या हो गया 0, मतलब कि ये बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हो गई, सीधी निकल गई। और ये जो सेकंड बॉल है ये क्या हो गई, इस तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। तो इसका एंगल देखिए कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसका एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो अगर इस टाइप का कहीं पर कोलिजन हो रहा है और हमने माना कि इनिशियली हमारा ये जो बॉल था ये क्या था आपका रेस्ट पे था, ठीक है, और ये बॉल आकर इससे क्या हुआ, टकराया। तो अब हमको देखना है कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि θ1 कितना है 0, θ2 कितना है 90, पुट करते हैं। पहली वाली इक्वेशन उठा लो देखो, और u2 कितना है आपका 0। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2, u2 कितना है 0। नाउ θ1 अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या m1 v1 इंटू cos 0 की वैल्यू हो गई 1 प्लस cos 90 कितना हो गया आपका 0 ये, ठीक है। तो देखिए m1 से m1 कैंसिल हुआ तो u1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका v1, ठीक है, मतलब कि जिस वेलोसिटी से ये आकर इससे टकराया सेम वेलोसिटी से ये क्या कर गया आपका आगे की तरफ मूव कर गया, सिंपल है। ठीक है, नाउ इस वाली इक्वेशन के अंदर आते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो साइन 0 इज इक्वल टू होता है आपका 0, तो ये वाला टर्म हो गया आपका 0, ठीक है। ये वाले टर्म में साइन θ2 की वैल्यू हमने क्या पुट करी 90, तो θ2 जब हम यहाँ पर 90 पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 cos 90 होता है 1। मास 0 हो नहीं सकता तो वेलोसिटी क्या हो गई आपकी 0। तो सेकंड वाले की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई 0। इसका मतलब क्या है कि जब ये इससे आकर टकराया और अगर बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल गया, मतलब कि एंगल कितना बना रहा है अगर ये 0, तो उस पर्टिकुलर केस में इसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये स्कैटर्ड नहीं होगा। और जो सेकंड वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी थी u2 बराबर 0, तो ये नीचे तो शिफ्ट हो गया हल्का सा, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई आपकी अगेन 0। तो ये यहाँ पर क्या होगा केस होगा। एक और हम लोग यहाँ पर केस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग सेकंड केस देखते हैं कि अगर हमारा जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है उसमें दोनों पार्टिकल क्या है आपके आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या, बिल्कुल एक जैसे, एक जैसे मतलब क्या, दोनों का मास क्या है सेम है, तो m1 बराबर क्या है m2 है। और लेट से कि सेकंड वाले की जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 वो कितना है हमारे पास यहाँ पर 0। तो इसके लिए अपन लोग निकालना चाहते हैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लोग ने जो वहां पर सॉल्यूशन किया था उसमें हमने क्या करा था कि वेलोसिटी जो थी फाइनल उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था, बट यहाँ पर हम बिना ब्रेक करे इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, m1 u1 वेक्टर साइन प्लस m2 u2, ठीक है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखो मेंशन किया। अभी यहाँ पर कंडीशंस को अप्लाई करें, m1 बराबर m2 एंड u2 बराबर 0, ये फैक्टर हो गया आपका 0। इसको हम लिखेंगे m u1, ठीक है, लिख दिया,
इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, m1 और m2 दोनों बराबर है, बाहर कॉमन ले लिया m को, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास v1 प्लस v2, ठीक है। m से m को कैंसिल कर देते तो यहाँ पर u1 इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए आपका v1 प्लस v2, एक इक्वेशन ये आई। नाउ सेकंड बात करते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ से देखिए m1 बराबर क्या है m2, तो सभी में से m कॉमन आकर कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया। u2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दे तो ये फैक्टर हमारा क्या हुआ 0, तो बचा क्या आपका u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास एक इक्वेशन है। नाउ इस इक्वेशन को उठाते हैं फर्स्ट वाली को, ठीक है, इस इक्वेशन का इसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि u1 इंटू हम u1 कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो गया आपका u1 डॉट u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो ये लिखा हमने यहाँ पर v1 प्लस v2 वेक्टर फॉर्म में, इट डॉट v1 प्लस v2, ठीक है। नाउ देखिए u1 डॉट u1 क्या होता है आपका u स्क्वायर, आपने पढ़ा हुआ है ये वेक्टर्स के अंदर, इज इक्वल टू v1 इंटू v1, तो ये हो जाएगा आपका v1 स्क्वायर, v1 डॉट v2, तो इसको हम क्या लिखेंगे v1 डॉट v2, ठीक है। फिर v2 डॉट v1, तो ये हुआ आपका v2 डॉट v1 प्लस v2 इंटू v2 हो गया आपका v2 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ से देखिए आपका जो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था आपका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर मैं इसको u1 स्क्वायर को एज इट इज लिखा, ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर को मैंने क्या लिखा यहाँ पर u1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ v1 डॉट v2। देखिए u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो v1 डॉट v2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, v1 डॉट v2 इज इक्वल टू आया आपका 0। इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है v1 v2 cos थीटा, तो यहाँ पर आपका जो cos थीटा है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री, बिकॉज थीटा बराबर 90 के ऊपर ही ये फंक्शन हमारा क्या हो सकता है 0। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि v1 और v2 दोनों एक दूसरे क्या होंगे 90 डिग्री पर होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।